ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 10.3 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, जिसका काम ही ये था कि वो ग्लेशियर्स को स्टडी करें, डीप स्टडी करते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी हद तक बिल्ड करते हैं, कम्युनिटी को सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह गिलगिस्तान के अंदर बाकी इदारों के अंदर करप्शन होती है, बाकी इदारों के अंदर जिस तरह मेरिट का पामाल किया जाता है, इस इदारे के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमने नोटिस की, बहुत सारे रिपोर्ट्स हमारे पास आए। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस लिए ग्लोफ 2 का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था और किस तरह उसने गिलगिस्तान के अवाम को धोखे में रखा, वहाँ के अवाम के लिए जो पैसा आया था वो करप्शन की नज़र हो गया और वो मेरिट की पामाली करते हुए कुछ अशराफिया या कुछ लोगों के सिर्फ जेब की हद तक ही वो बढ़ गया। टोटल प्रोजेक्ट अगर $37 मिलियन यानी 10.3 अरब रुपए की अगर हम बात करें, 10.3 अरब में से रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 करोड़ सिर्फ TADA कीमत में लोगों को ग्लोफ 2 के प्रोजेक्ट में से दिए गए हैं। मतलब जो पैसा अवाम पे खर्च होना था, वहाँ के कुछ लोग फील्ड विजिट्स के नाम पे या यहाँ के कुछ लोग वहाँ जाके फील्ड विजिट्स के नाम पे वो सारा पैसा उनको दिया गया। अवाम की काम करने की जगह पे वो सिर्फ लोगों के लिए एक TADA की हद तक का उनके लिए एक रेवेन्यू बन गया। सेकंड जो सबसे बड़ा मसला था उनमें उनका HR का था, जिसमें उनकी हायरिंग्स जो भी हुई थी उसमें भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। UNDP और गवर्नमेंट ऑफ गिलगिस्तान के जो सेट रूल्स थे उनको भी वायलेट किया गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो कि ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट के अंदर लगने थे, ऑलमोस्ट 200 के करीब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगने थे, जिनका मकसद ये था कि कहीं पे भी फ्लड आ जाता या ग्लोफ की कोई ऐसी एक्टिविटी होनी होती तो इससे पहले वो आवाम को आगाह कर दें। और UNDP के जब हम ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट को स्टडी करते उसमें लिखा गया था कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें से 95% यानी 95% लोगों तक ये बात पहुंचानी थी, या ऐसे जो लोग जो नालों में रहते हैं, दरियाओं के करीब रहते हैं, उनको ये बात पहुंचानी थी कि फ्लड आने से पहले आपने इवैक्यूएट करके अपनी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करनी है, जबकि वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का जो इनिशियल टेंडर हुआ था वो 4.25 करोड़ का हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह रिविजन्स पे रिविजन्स गिलगिस्तान के हर प्रोजेक्ट्स में चलती हैं और जो ठेकेदार होते हैं या गवर्नमेंट के अंदर मिले हुए लोग होते हैं या प्रोजेक्ट के अंदर जो मिले हुए लोग होते हैं, उनके लिए एक ज़रिया मुआश के एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और वो प्रोजेक्ट के स्कोप को रिवाइज करके मल्टीप्लाई करते हैं। इसी मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो 4.25 करोड़ में लगने थे वो पहले 8 करोड़ पे पहुंचे, फिर 12 करोड़ पे पहुंचे और 16 करोड़ पे पहुंचे। मतलब 4 करोड़ में जो चीज़ लगनी थी वो 16 करोड़ पे पहुंची, लेकिन लगी भी नहीं। अब जब लगी भी नहीं तो बहुत सारे लोगों ने जब पूछा, इंक्वायरीज बैठी, इसका जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि वो जो इनिशियल इन्होंने जो प्लान बनाया था उस हिसाब से वार्निंग सिस्टम्स लगने ही नहीं थे। इवन जो साइट सिलेक्शंस थे, जैसे गोजाल में एक चीज़ देखने में आई कि साइट सिलेक्शन ही ऐसी खतरनाक जगह पे की गई थी कि जो खुद ग्लेशियर के लिए खतरे का बाइस बन रहे थे। इसी तरह बाकी गिलगिस्तान के और जो जगह हैं, जैसे हरामुश के अंदर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बैटरीज थे, उनके जो पैनल थे या और जो सामान था वो चोरी हो गया। तो ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम तक की नहीं बल्कि 10 अरब जो अमाउंट आई थी उसमें से बहुत सारी अमाउंट करप्शन की नज़र, मिस अप्रोप्रिएशन की नज़र या बहुत सारे फ्रॉड की नज़र हो गई है। जब हमने इस हवाले से मुतल्लिका इदारे से बात की तो उनका कहना यह था कि ऑडिट के अंदर ये रिपोर्ट्स बिल्कुल आ गए थे और उनको वो एक्सेप्ट करते हैं और ठेकेदार के ऊपर यानी कॉन्ट्रैक्टर जो उसके ऊपर उन्होंने रिकवरी डाली है। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने साल चलने के बाद भी आपने ना उसको मॉनिटर किया, जो एक प्रॉपर उसका एम था ना उसको आपने फुलफिल किया। और लॉस किसका है? अवाम का है। सफ़र कौन करें? अवाम सफ़र करें। एंड ऑफ द डे लाइफ किसके नुकसान हो रहे हैं? अवाम के। जान जा रही है अवाम की, ज़मीन जा रही है अवाम की, और प्रॉपर वो जो सिस्टम बना था वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। जब भी हम देखते हैं आउटसाइड पोलर रीजन्स, अब तो पहले हम ये कहते हैं कि 7,500 के करीब हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, बट अभी EVK2 सेना की रिसेंट रिपोर्ट ये कहती है कि 13,200 के करीब ग्लेशियर्स हमारे पास मौजूद हैं और उसमें से भी ऑलमोस्ट 3,000 वो ग्लेशियर्स हैं जो ग्लोफ होने के बिल्कुल करीब हैं। मतलब किसी भी टाइम आउटब्रस्ट हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, और ग्लेशियर्स बिल्कुल मेल्ट होकर उस एक स्टेज पे हैं जो एक बहुत रिस्क स्टेज कहा जाता है या एक एब्नॉर्मल स्टेज कहा जाता है। इस तरह की एक सूरत हाल के अंदर अगर एक पैसा आ जाता है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की कम्युनिटी के लिए, अगर वो मिस अप्रोप्रिएट हो जाता है, वो करप्शन की नज़र हो जाता है, तो मेरे ख्याल से आवाम को भी ये क्वेश्चन करने की उनका बेसिक राइट है, हमारा राइट है बेसिकली कि हम ये क्वेश्चन करें। आपका राइट है कि आप ये क्वेश्चन करें कि मेरे नाम के जो पैसा आया था, मेरे लिए जो पैसा आया था, मेरी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए जो पैसा आया था, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्म करने के जो पैसा आया था, वो मेरे ऊपर क्यों नहीं खर्चा गया, जबकि वो रिविजन्स की मद में एक कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्ट जिसने अवार्ड किया है वो, और उसके अंदर भी बहुत बड़ी वायलेशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पे नहीं है। इसमें चूंकि ये यूनाइटेड
नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको UNDP भी कहते हैं, वो उसका एक ज़िली इदारा बना था और गवर्नमेंट ऑफ गिलगिस्तान के सपोर्ट से इसने चलना था। इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ गिलगिस्तान था। तो पेपर रूल्स को भी वॉयलेट किया गया है यहाँ पे, और जो UNDP के जो UN के प्रॉपर प्रोक्योरमेंट के उनको भी वॉयलेट किया गया, जो कि मेरे ख्याल से UNDP को भी इस पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ गिलगिस्तान को भी इस पर काम करने की जरूरत है। एक और एलिगेशन ये है कि ऑलरेडी जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो स्टाफ ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के अंदर था, उन्होंने अपनी ही गाड़ियाँ और अपने लिए ही उन्होंने या दूसरे ऑफिसर्स के लिए उन्होंने रेंट पे लगाए। तो हर गाड़ी की कीमत में वो 3 से 4 लाख रुपए वो लेते थे और 8 से 9 गाड़ियाँ उन्होंने खुद ही, जो डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद जो स्टाफ था उसने ही वो अपनी गाड़ियां रेंट पे लगाए। अब ये रेंट के कारोबार करने के लिए उसको नहीं बिठाया गया था उस प्रोजेक्ट के अंदर। उस प्रोजेक्ट के अंदर उनको इसीलिए बिठाया गया था कि वो आवाम की खिदमत करें, ग्लेशियर्स की स्टडी करें, प्रॉपर तरीके से बता दें कि आवाम रेजिलिएंट कैसे बन सकती है। 8 से जो 9 गाड़ियां लगी हैं वो किसके नाम पे थी, कहाँ वो पैसा जा रहा था, और अगर ये प्रोजेक्ट की लाइफ में हम देखें तो ये 4 से 5 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इस पे भी मेरे ख्याल से इंक्वायरी के अंदर ये रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। उन्होंने सेफ हेवंस बनाए थे। सेफ हेवंस का पर्पस ये था, या सेफ हेवन होते वो हैं कि अगर फ्लड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता, तो फ्लड्स के टाइम पे एज IDP या एज अ सेफ्टी, आई मीन टू आवर ओन लाइव्स, हम अपनी जान बचाने के लिए हम कहाँ जाएं, तो उन्होंने वहाँ पे जो स्कूल्स थे उनको सेफ हेवंस का नाम दिया था और उनके अंदर जो फैसिलिटीज थे, जैसे वॉशरूम के, किचन के या बैठने के जो फैसिलिटीज थे, उनके नाम पे भी बहुत सारा पैसा आया था, जिसमें 49 सेफ हेवंस उनके बनने थे। बट 49 में से जब हमने बात की मुतल्लिका इदारे के हुकाम से, तो उन्होंने कहा कि 7 जो हमारे सेफ हेवन से किसी हद तक बन चुके हैं, लेकिन चूंकि ऑडिट में नजर आया तो उनको बाद में ये ख्याल है कि उसके अंदर भी बहुत सारा फ्रॉड हुआ है, बहुत सारी करप्शन हुई है, तो वो भी सही से नहीं बने। अब जब डिजास्टर रोकने से पहले तो आपने लोगों को बताना था किस तरह का डिजास्टर आना है, तो आप अपनी जान बचाएं। जान बचा के जाना कहा था स्कूल में, सेफ हेवंस में। आपने जो सेफ हेवंस बनाए उनके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर अगर आपने ऑलमोस्ट 50 के करीब सेफ हेवंस बनाने थे, फैसिलिटीज उसके अंदर नहीं है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाती है? इसकी अकाउंटेबिलिटी भी इसी प्रोजेक्ट में जाती है। इस प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूट करते थे उन पे जा रही है, और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उसी का एक इम्प्लीमेंटिंग पार्ट है, तो उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। एज एन अवाम हमारी राइट बनता है कि हम उनसे पूछें कि जो प्रोजेक्ट हमारे लिए आया है, जो पैसा हमारे लिए आया है, जहां पे हमने अपने आप को शेल्टर के में अंदर लेके जाना था, उसमें ये चीजें क्यों नहीं हुई है, तो आप लोग कहाँ जाएं। इवन मुतल्लिका हुकाम ने हमें ये भी कहा कि अब स्कूल्स में चूंकि काम सही से नहीं हुआ तो वो देखेंगे कि किसी मस्जिद में, जमात खाने में, इमाम बाड़ा में या और इसी जगह पे वो जाएं जहाँ पे बैठ के सेफ हेवंस की जगह वो एक वहाँ पे फैसिलिटीज उसको दें या कोई इंप्रूव करें। इस तरह के वो एक कंफ्यूजन का शिकार है। जब हमने पूछा कि इसके सस्टेनेबिलिटी का क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा, तो कोई जवाब उनके पास नहीं था। उनका कहना यह था कि हम खुद एक्सपेरिमेंट करें, ग्लोफ 2 में हम भी सीख रहे हैं, तो आवाम भी के ऊपर भी हम ये एक्सपेरिमेंट्स करें, जो कि बहुत एक अनफॉर्चुनेट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपके पास आ जाता है, उसको आप हैंडल नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से इन सबको अकाउंटेबल ठहराना मेरे ख्याल से बहुत लाजमी है। वरना जो भी प्रोजेक्ट आएगा आवाम के नाम पे, हर बंदा आएगा और हर बंदा अपनी जेब या अपने फायदे के लिए 2-4 रुपए का काम करेगा, बाकी सारा पैसा वो अपनी जेब में डालेगा या अपने लिए वो बड़ा घर बनाएगा या बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाएगा, जो कि हमने इस प्रोजेक्ट के लोगों को देखा या इस प्रोजेक्ट के जो बाकी पार्टनर्स थे उनका भी हमने देखा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हम रेशियो की बात करें, जो मैं पहले कह रहा था, 2022 के अंदर 500 से 600 फ्लड्स रिकॉर्ड हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में। 2022 के बाद ये रेशियो 35 to 38% के हिसाब से बढ़ रहा है। 2025 जुलाई में हम देख रहे हैं कि फ्लड्स वहां से आ रहे हैं जहां पे पहले कभी नहीं आया, और फ्लड्स की जो इंटेंसिटी है, जो रेशो है, वो इतना एबनॉर्मल है, इतना ज़्यादा है। जैसे दनियोर सुल्तानाबाद के नाले में हमने देखा कि कभी तारीख में लोग वहाँ पे 80 साल, 9 साल, 90 साल, 100 साल तक के लोग ये कहते हैं कभी तारीख में इतना बड़ा फ्लड नहीं है। ना सिर्फ दनियोर सुल्तानाबाद की बात है, बल्कि गिलगित में, बल्तिस्तान में, और हम बात करें दियामर अस्टोर डिवीज़न की, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। इसी तरह हम खरगोश की नींद सोते बैठे रहे, तो मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं, एक दिन मेरा घर चला जाएगा, अगले दिन आपका घर चला जाएगा, एक दिन मेरी जमीन जाएगी, अगले दिन आपकी जमीन चली जाएगी।